नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज बात हम करेंगे मध्य प्रदेश में रोशनी की जादूगरी। दरअसल अभी तक तो सोलर प्लांट लगते थे, सोलर पार्क होते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगने वाला है और उसकी आज शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश में पहले फेज का अनुबंध हो गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि वो इसको सपनों का भी काम करना पार्क बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो चीज़ थी वो देश में सिर्फ सौर ऊर्जा प्लांट की थी, लेकिन फ्लोटिंग प्लांट ये पहला है। ओंकारेश्वर बांध में इसका एक तरह से निर्माण होगा और ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के मामले में। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पहले फेज में 278 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और आज इस अनुबंध पर हस्ताक्षर भी हो गए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि मेरा सपना है कि मध्य प्रदेश को लोग कहते थे कि एमपी हार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन अब इससे कहा जा रहा है कि ये लंग्स ऑफ इंडिया। मैं ऐसा बनाना चाहता हूं। इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने क्या कहा, पहले वो सुनते, इसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। ओंकारेश्वर का ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अपने आप में अद्भुत है। ओंकारेश्वर बांध के पानी की सतह पर हम सोलर पैनल बिछाएंगे और उससे बिजली बनेगी। ऊर्जा के अक्षय भंडार सूरज के माध्यम से। अब अभी तक दुनिया में कुल 10 फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, लेकिन आज जिस सोलर पावर प्लांट कि अनुबंध हस्ताक्षर समारोह हम कर रहे हैं, वो दुनिया का इस समय तक सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। तो हमने सुना मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे पर जो बात की वो ये कि पहला ये फेज है, इसके बाद दूसरा फेज हम जल्दी पूरा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के पूर्व अभियंता, मुख्य अभियंता विवेक रंजन श्रीवास्तव टेलीफोन लाइन पर। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी, गांव देहात से जुड़े रमेश सिंह जी और किसानों से जुड़े केदार शंकर सिरोही। 5 हमारे साथ मेहमान हैं, इसलिए मैं सिर्फ उनका नाम लूंगा। चर्चा में मेरी वैसे भी भागीदारी कम रहेगी। मैं सबसे पहले विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राघवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने के लिए। दरअसल इस पूरी चर्चा के केंद्र बिंदु आप है, क्योंकि तकनीकी रूप से जो आप जानते हैं वो शायद इस चर्चा में जो लोग हैं वो कम जानते हैं। अभी तक सौर ऊर्जा पार्क की बात होती थी ये, लेकिन फ्लोटिंग जो मामला है बांध पर, तालाब पर, ये मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के लिए भी नया और देश के लिए भी नया है। दुनिया में जरूर 8-10 प्लांट ऐसे हो सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इसके फायदे क्या हैं और आगे इसका भविष्य क्या है। जी हाँ, देखिए, जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं, जैसे आज हम अपने घरों में भी देखते हैं या किसान अपने खेत में लगाते हैं सोलर पंप के लिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जमीन लगती जी या छत लगती है। लेकिन जो बांध का पानी होता है वो पीछे बड़ा लंबा चौड़ा उसका फैलाव होता है और उस पानी का जो सरफेस है उस पर ये प्रयोग किया जा रहा है। प्रयोग क्या, ये माने इनोवेशन है और बहुत बड़ी बात है कि ये हमारे मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध का जो पानी है उस पे ये तैरते हुए सोलर पैनल लगेंगे तो सूर्य की ऊर्जा तो उस पे पड़ेगी पैनल पे और उससे बिजली बनेगी। और इसमें पहले चरण में 278 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और जब परियोजना पूरी हो जाएगी तो 600 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी और इस तरह यह विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा। तो इसके लाभ ये होंगे राघवेंद्र जी कि जो पानी का इवोपरेशन होता है, बांध से पानी भाप बन के उड़ जाता है बहुत सारा, और वो एक तरह से हम जिस मेहनत से पानी को जमा करते हैं वो नुकसान है। तो एक आकलन के अनुसार जितना पानी इस सोलर पैनल को लगाने से बचेगा भाप बनने से, वो लगभग 124 दिन भोपाल शहर की जल आपूर्ति करने लायक है, इतना पानी बचेगा जी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और जमीन बचेगी और इस तरह से हम पानी का इसी तरह से जो एल्गी या दूसरे जो प्लांट्स
पैदा हो जाते हैं धूप के कारण, तो जब धूप पानी में अंदर तक नहीं जाएगी तो वो भी बचेगा और पानी की शुद्धता बढ़ेगी। बिल्कुल। तो असल में विवेक जी, ये 3,000 करोड़ का ये पूरा एक तरह से अनुबंध किया गया है। पहले फेज में आपने बताया कि 278 मेगावाट की बिजली होगी और पूरे इसमें 600 मेगावाट। तो ये एक बड़ी योजना है और दुनिया भर में अपने आप में एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हार्ट ऑफ मध्य प्रदेश को वो लंग्स ऑफ इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये सौर ऊर्जा के जरिए हम बिजली का, क्योंकि हम बड़े लंबे समय से ये बात हो रही है कि बिजली के लिए हमको नए स्रोत तलाशने पड़ेंगे और उसमें मुझे लगता है कि एक माइलस्टोन होगा आज की अगर हम बात करें तो। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ रमेश सिंह जी भी हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। दरअसल आप बहुत कई बार बातचीत में कहते थे कि हमको वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ जाना पड़ेगा। इस नए काम को आप कैसे देखते हैं कि बांध के भीतर पानी पर सौर ऊर्जा के तैरते हुए प्लांट लगेंगे, पैनल लगेगी और जब पानी खत्म हो जाएगा तो वो पैनल जमीन पर आएगी, लेकिन वो ऊर्जा तक का उत्पादन करती रहेंगी और जैसी बांध में पानी भरेगा फिर वो उस पर एक तरह से बहना या उस पर तैरना शुरू कर देगी। इसके बहुत सारे फायदे गिना दिए विवेक जी ने, मैं उसको दोहराता हूं। वो एक बात में कि एक तो पानी बचेगा और जगह की बहुत जरूरत पड़ती है। जब ये सौर ऊर्जा के प्लांट लगते हैं तो बांध में अगर इसको लगाएंगे तो जगह की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और मुझे लगता है कि इसकी जो लागत है वो भी घटती है। 600 मेगावाट सिर्फ 3,000 करोड़ में हो जाएगा। अगर इसके लिए कोई प्लांट लगता तो उसकी कीमत कई हजार करोड़ में होती। आपकी राय, इसको आप किस ढंग से देखते हैं? राघवन जी, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मेरा हमेशा से जोर रहा है गैर परंपरागत ऊर्जा और खासतौर से सोलर पैनल पे जी। मतलब अब शिवराज जी ने पहले चरण में ओमकारेश्वर डैम को लिया है। अपने प्रदेश में बहुत सारे जलाशय है, तालाब भी है, जलाशय भी है और मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को योजना व्यय में 1 साल के लिए कटौती करके इसको एक अभियान के रूप में प्रदेश के पूरे जलाशयों को, चाहे वो तालाब हो और चाहे बड़े डैम हो, उन पर इस योजना को क्रियान्वित करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से प्रदेश की जो मतलब जो घरेलू बिजली की आपूर्ति है उसकी आधी की आपूर्ति ये कर देंगे। ग्रिड पे लोड कम पड़ेगा, ग्रिड की बिजली रात में आपूर्ति होगी, उद्योगों को जाएगी। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में जैसे डैम है तो डैम के साथ साथ नहरों का भी जाल बिछा होता है। हरियाणा में मैंने देखा था कि एक नहर के ऊपर करीब 70-80 किलोमीटर तक पूरी नहर को ढका उनने इस सोलर पैनल से। तो हमारी नहर की जो जमीन जो वाटर फ्लो है वो भी बेकार, उसका भी कोई उपयोग नहीं होता। तो उस सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि पूरे प्रदेश में छोटी छोटी नदियां और छोटे छोटे नाले हैं, तो उन नदियों और नालों पर भी एक अभियान के तहत इस सोलर पैनल को लगाने की अभियान चलाएं। उसमें भी जमीन नहीं जाती क्योंकि वो भी खाली पड़े रहते हैं। तो शिवराज जी ने ये जो अभियान शुरू किया है ये यही नहीं रुकना चाहिए, इसको बड़े पैमाने पे आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, गर्मी के दिनों में हवा तेज होती है राघवन जी, इन्हीं सोलर पैनल के जैसे नदी नालों के आसपास जहाँ सोलर पैनल लगे हैं वही विंड जो टरबाइन होती हैं उनको भी लगाएं, तो उससे भी एक्स्ट्रा बिजली पैदा होगी। और सरकार को मेरी राय है, सरकार को किसी एक वर्ष को गैर परंपरागत ऊर्जा वर्ष घोषित करके और भारी मात्रा में जो तरफ से कम 1 साल इसको अभियान के रूप में चलाएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनते हैं, मेरे ख्याल से 80% मकान बन चुके हैं। अब उस जो राशि है उसको उन्हीं गांवों में जिनके पास छतें हैं उन्हें भारी मात्रा में कम से कम 80% की सब्सिडी देकर वो सोलर पैनल लगवा दें, तो गांवों की जो बिजली दिन के टाइम की उसकी आपूर्ति वो अपने आप कर लेंगे। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ, सरकार मॉडल के तौर पर कुछ गांवों को पूरी तरह से इससे आच्छादित कर दे सोलर पैनल से, ताकि दिन के टाइम पे उन्हें ग्रिड की बिजली ना लेनी पड़े और ग्रिड की बिजली पूरी काट दी जाए उनकी, ताकि वो इस मानसिकता से निकल जाए कि हमें जो ग्रिड की बिजली होती है जो लाइन से आती है उसके ऊपर आश्रित होने की जो मानसिकता है वो खत्म हो उनकी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर पायलट प्रोजेक्ट बनाने की भी जरूरत है, जो आप बता रहे हैं। गांव गांव को, पंचायतों को इसमें जोड़ सकते हैं और आपने कहा कि सरकार थोड़ा सा दिल कड़ा करे और कुछ बड़ी रकम इस पर 1 साल के लिए खर्च करे, तो मुझे लगता है कि बिजली की बहुत सारी दिक्कतें पूरी तरह से ना हो लेकिन कम जरूर हो जाएंगी। मैं लौटूंगा आपके पास। केदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। किसानों के बीच आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, इस पूरी योजना को किस ढंग से देखते हैं? अगर ये
बांधों में, तालाबों में इसका उपयोग होगा तो मध्य प्रदेश में बिजली के नए स्रोत पैदा होंगे और मुझे लगता है कि जो संकट है बिजली का वो भी थोड़ा सा घटेगा। आपकी राय? मैं इसके समर्थन में हूँ और ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखिए, आज हमारे को जो पावर जनरेट हो रहा है उसको समझना होगा कि आज हमारे देश में जो पावर का जनरेट हो रहा है उसमें 75% 80% जो है वो थर्मल पावर है जी, और उसके बाद में हाइड्रो है और जो अल्टरनेट एनर्जी का जो हम लोग बात करते हैं जिसमें आप सोलर और विंड का बात करते हैं, तो अभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा 80-90 गीगाहर्ट्ज तक अभी पहुंच पाए हैं पूरे देश में। आने वाले समय में हम लोगों को इसकी तरफ जाना पड़ेगा। आप हम लोग हर बार देख रहे हैं कि जो कोल है उसका शॉर्टेज आ रहा है, कोल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो 20 से 25 मिलियन पंप सेट्स हैं जो हम लोग वो दूसरी तरह के उसमें जा रहे हैं, सेक्टर में जा रहे हैं, आजकल हाइब्रिड आने का भी चल रहा है। अगर इन सब में अगर हम लोग इस एनर्जी को, सोलर एनर्जी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का जो टोटल कंजप्शन है उसका हम 25-27% जो है वो इससे हम लोग रिकवर कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग ये जो डीजल और ये वाला जो खपत है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा बात, जैसे रमेश साहब ने बताया और जो पहले विभाग से थे, कि हमारा जो पानी स्टोर करते हैं उसका बहुत बड़ा जो परसेंटेज है वो उड़ जाता है गर्मी के कारण, तो वो बचेगा। तो इससे हमारा और फैसिलिटी बढ़ेगा, इरिगेशन का परसेंटेज बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर इस तरह पर हम लोगों को जाना चाहिए और मैं रमेश साहब से पूर्ण से सहमत हूँ कि इस तरीके का हम लोगों को डिजाइन करना चाहिए। जो नदी है, जैसे हमारा नर्मदा बेल्ट है, आप हम सब नर्मदा जी के उत्तरी है, तो वो तो हमारे लिए जीवन दायिनी है, वो हमारे लिए सोलर दायिनी भी हो सकती है। अगर इस बड़े प्लेटफॉर्म हम लोग उनके ऊपर डेवलप कर दें तो काफी चीज हम लोगों को करने की है। और अगर इसकी तरफ कदम बढ़ता है तो हम सब लोग, मैं तो आपके माध्यम से किसानों से भी अपील करूंगा कि हमारे खेत पर सोलर लगाने की पूरी फिजिबिलिटी है। हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर होता है, खेत में पेड़ के पास में जहाँ भी ट्यूबवेल लगा होता है, तो वहां पर हम सोलर लगाए। बस मेरा सवाल एक जगह आके अटक जाता है कि जो हमारी पॉलिसीज है, मैं इसके एक्सपर्ट से बात कर रहा था, सोलर एक्सपर्ट से बात कर रहा था, विंड के एक्सपर्ट से बात कर रहा था, तो जब हम पॉलिसी बनाते हैं वो बड़ी फ्रेंडली लगती है ऑन पेपर, पर जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, जब उसको धरातल पे ले जाना चाहते हैं, तो जो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी मिलना चाहिए उसमें तकलीफ आती है। इस बात से जो पैनलिस्ट हैं वो भी मेरे से समर्थन करेंगे, क्योंकि ये मेरा फीडबैक नहीं है, इंडस्ट्री का फीडबैक है। तो हमको विन-विन सिचुएशन लाने के लिए इंडस्ट्री, फार्मर, सरकार और आम जनता को जोड़ना पड़ेगा। मैं इस चीज का स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन केदार जी एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा, आप किसान नेता भी हैं, क्यों नहीं आप इस बात की डिमांड करते कि हर खेत में जो ट्यूबवेल होता है या कुआं होता है उसके लिए किसान इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो जाए कि सरकार से मांग करे, सरकार से झगड़ा करना तो झगड़ा भी करे, लेकिन एक ट्यूबवेल, एक बोर पर वो इतना माने सोलर पैनल लगा ले कि उसके लिए वो बिजली कनेक्शन की जरूरत ना पड़े, वो सौर ऊर्जा के जरिए अपना एक बोर चला सके। अगर ये बात एक किसान कर लेगा तो जितने 90 लाख करीब किसान है मध्य प्रदेश में, हो सकता है कि 10 लाख इस तरह के सोलर प्लांट लग जाएं, तो वो काफ़ी कुछ किसानों को मदद कर सकते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और कमल राठी जी। रमेश जी, आप किस पर राय? आपने सुना विशेषज्ञ विवेक रंजन श्रीवास्तव जी को, रमेश सिंह जी को और केदार जी को, आपकी राय इस नए सौर ऊर्जा के स्रोत पर? देखिए, निश्चित रूप से नए सौर ऊर्जा के जो स्रोत खोजे जा रहे हैं वो विशेषकर ये जो परियोजना है फ्लोटिंग ये जो परियोजना है इसका तो स्वागत किया ही जाना चाहिए। लेकिन राघवन जी, इसके साथ साथ हमको, प्रदेश को और देश को जो स्थानीय सोलर प्लांट होते हैं, मकान के ऊपर लगना, खेत के साथ लगना, जो स्थानीयता है, जो जिसको कहा गया कि लोकल पर हमको वोकल करना, तो हमको उस पर भी जोर देना। ये योजना बहुत अच्छी होने के साथ साथ भी, क्योंकि इसमें कुछ विदेशी कंपनियां भी इन्वॉल्व हैं और हम उनसे बिजली खरीदेंगे। बीच में चूंकि मध्य प्रदेश की ज़रूरत के लिए हमने कुछ कंपनियों से बिजली खरीदी थी, तो कहीं ना कहीं उसमें पैसा और जो गैप आ रहा था वो फिर या तो फिर सरकार सब्सिडी दे तो उसमें घाटा बढ़ना, कर्जा बढ़ना, या फिर जनता की जेब से ले। तो ये जो चीज़ एक विसंगति है, यद्यपि योजना अच्छी है लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पर जो सोलर ऊर्जा के प्लांट है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें शहरों के मोहल्ले हो सकते हैं, शहरों की कॉलोनी हो सकती है और ग्राम पंचायतों के गाँव हो सकते हैं। उसमें भी छोटी यूनिट, आप
एक एक घर को भी इसमें एक बना सकते हैं यूनिट कि एक घर एक खेत, इस पर बात कर सकते हैं। कमल राठी जी, 3000 करोड़ की ये योजना है, विश्व बैंक से इसका मामला सेट हुआ कि वो कर्ज देगी और इस पूरे मामले को 2023 में इसका पहला फेज पूरा हो जाएगा, जिसमें 278 मेगावाट बिजली होगी। आपकी राय कि इस पूरे मामले को बढ़ाने के साथ साथ जो रमेश शर्मा जी ने कहा कि इसको गांव और शहरों से जोड़ना पड़ेगा ताकि छोटे छोटे यूनिट हो और हर आदमी अपनी डोमेस्टिक जो जरूरत है उसको पूरा कर सके, आपकी राय? बिल्कुल एक स्वागत योग्य योजना है और मध्य प्रदेश की सरकार इसकी बधाई के पात्र है। हमें पेरिस समझौते के तहत कहीं ना कहीं कोयले से जो बिजली उत्पादन है उसे कम करते जाना है और एक अल्टरनेट व्यवस्थाएं हमें देखनी थी, तो जिसका एक ये स्वरूप हो सकता है। केरल में भी लगा है, तेलंगाना में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान का और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारे ओमकारेश्वर में लग रहा है। तो इसके फायदे और कुछ हो सकता है नुकसान भी होंगे, जिस बारे में मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन फायदे में जो जैसा सक्सेना जी ने बताया कि पानी बचेगा, इसके अलावा इसमें आप देखेंगे कि जहां हम वेस्ट लैंड पे लगाते थे, तो कुछ जंगली क्षेत्र में, जंगल वाले क्षेत्र में लगाते थे, तो वहाँ कटाई बचेगी हमारी। दूसरा, एक खुला होने के कारण जो भी तालाब होता है, बैकवाटर होता है, वो काफ़ी बड़ा सरफेस उसका खुला होता है, तो हमें ये सारी चीज़ें, वहाँ धूप अच्छी प्राप्त होगी, तो पेड़ की कटाई से लेके बाकी अन्य चीज़ें जो लगती हैं वो हमारी बचत होगी। इसको छोटे छोटे योजनाओं में अगर लाते हैं तो मुझे लगता है और फायदे का होगा। जैसे भोपाल का ही मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो कुछ छोटे तालाब हैं यहाँ पर जो 2.5 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर तक के तालाब हैं। अगर इनमें लाके क्षेत्र में उस लोकल एरिया में ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दें तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कम होगी और सौर ऊर्जा भी उपयोग हो जाएगा। इसके अलावा तालाब का संरक्षण भी हो पाएगा, क्योंकि उसके आसपास जब वहाँ पूरी टीम रहेगी तो अतिक्रमण से बचेगा। तो मुझे लगता है ये छोटे छोटे तालाबों पे इसका प्रयोग करना अति आवश्यक है। बिल्कुल। इसके अलावा जो छत की आपने कही, तो सरकारी बिल्डिंगों की योजना सरकार की है, मुझे पता नहीं कितने हद तक आगे बढ़ पाई है, लेकिन घरों में भी अगर थोड़ा सब्सिडाइज कर दें तो मुझे लगता है घर पे भी अब वो, चूंकि अब बैटरी नहीं लगती है और ऑन ग्रिड सर्विस अवेलेबल हुई है, वो भी टेक्नोलॉजी का परिवर्तन है। पहले सोलार माने उसको दिन में स्रोत लेके बैटरी में सेव करता था तो कॉस्ट वाइज बहुत महंगी थी, अब वो ऑन ग्रिड कर देते हैं तो कॉस्टिंग काफ़ी सस्ती पड़ गई। कुछ 35,000 रुपये प्रति किलोवाट का ही खर्चा आता है और एक आम तौर पे घर पे 3 किलोवाट मतलब 1 लाख, 1.25 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होता है, आप घर पे लगाते हैं और उससे काफ़ी बचत होती है। सरकार की इसमें कुछ सब्सिडी भी है? नहीं, वो सब्सिडी वगैरह काट के 1 लाख, 1.25 लाख रुपए में आपका 3 किलोवाट का एक लग जाता है। बिल्कुल। तो एक नॉर्मल छोटे परिवार में ये 3 किलोवाट काफ़ी बिजली होती है और वो ऑन ग्रिड है, मतलब आपका बिजली पैदा होगी और वो जाएगी। एक दो कूलर, 2-4 ट्यूबलाइट सब जल सकती है। जी, 3 किलोवाट में काफी चीजें जल सकती हैं। वो उससे बेसिकली नहीं जलती, वो तो होती ऑन ग्रिड है। जो बिजली आप उत्पादन कर रहे हो वो एमपीबी को चली जाती है, आप बिजली लेते रहते हो, एक मीटर लग जाता है जिसमें इनपुट आउटपुट रीडिंग आ जाती है, उसको माइनस कर देते हैं आपके बिल से। वो विवेक जी, जो बात कमल राठी जी बता रहे हैं कि इसको विस्तार देने की जरूरत है, तालाब में तो आपने कर दिया, बांध में कर दिया, लेकिन अगर आप इसको घरों में कर लें, भोपाल का उन्होंने जिक्र किया, भोपाल राजधानी भी है, यहाँ कई सारे तालाब हैं, इसको झीलों का शहर भी कहते हैं लोग। अगर छोटे छोटे तालाब को इसमें कवर कर लेंगे तो संरक्षण भी होगा और बिजली की आपूर्ति उसी मोहल्ले में अगर होगी तो मुझे लगता है कि इसके लाभ लोगों को महसूस होंगे, तो वो उसको एक तरह से प्रोत्साहित भी करेंगे। आपकी राय? सभी पैनलिस्ट ने इसका स्वागत किया इस योजना का और जो उसी दिशा में हम लोग बढ़ भी रहे हैं। 2027 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा मध्य प्रदेश में ही उत्पादित होगी, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। और ये जब 20,000 मेगावाट हमें उत्पादित करना है तो हर छत पे होगा, हर खेत में होगा, सोलर पैनल लगेंगे और उसके लिए तरह तरह की योजनाएं आएंगी, निश्चित रूप से सब्सिडी भी आएगी। कुसुम नाम से योजना चल रही है खेतों में पंप लगाने के लिए जी। और एक चीज और मैं आपके माध्यम से, बाखबर के माध्यम से जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली उत्पादन तो ठीक है, लेकिन बिजली की मितव्ययता और बिजली की बचत, वो क्योंकि उत्पादन में तो एक लागत लगती है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है बिजली का और वो आप तक पहुंचती है। तो यदि हम जो आपका कंजम्पशन पॉइंट है उस पे ही बिजली की बचत करें तो इसके लिए एक ऊर्जा साक्षरता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे कि हम बच्चे बच्चे में और हम प्रत्येक उपयोगकर्ता में ये भावना विकसित कर सकें कि ऊर्जा कम से कम बचत करनी है और बिजली की बचत करना है। इसी तरह से हम लोग एक एनर्जी ऑडिट
और एनर्जी मैनेजमेंट का काम भी करते हैं। मैं उसकी जो प्रादेशिक इकाई है सीम, उसका अध्यक्ष हूँ। तो हम कारखानों का, बिल्डिंगों का, कार्यालयों का ऑडिट, एनर्जी ऑडिट करके उनको ये बताते हैं कि आप बिना कोई ज्यादा खर्च किए आप कैसे अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं। तो ये आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा आज उठाया है। बिल्कुल, अगर कोई आपकी ऑडिट एजेंसी का कोई अगर नंबर हो तो जरूर हमसे शेयर करें, ताकि जो दर्शक है वो सुन ले, और अगर उनको सेवा चाहिए तो वो आपसे संपर्क भी करें। कोई टेलीफोन नंबर, कोई मोबाइल नंबर हो तो जरूर शेयर करें। मुझसे संपर्क किया जा सकता है। आपका नंबर आप जरूर बता दें। 7003757998। एक बार और उसको धीरे से रिपीट कर दें, थोड़ा सा पॉज देकर। 7003757998। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर दर्शकों के लिए अच्छी खबर है। विवेक जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि इसका एनर्जी ऑडिट भी होना चाहिए, लेकिन जो बात सब लोगों की चिंता है, समय की कमी है। मैं जरूर केदार जी और रमेश जी से बोलूंगा कि एक एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लें, जो कुछ आपको लगा पूरी चर्चा में। रमेश सिंह जी। राघवन जी, अभी ये मुद्दा उठाया खेलों में ट्यूबवेल का, तो मैं बता दूं मेरे क्षेत्र के और वो सक्सेसफुल है, 100% सक्सेसफुल है। तो जी, आपकी आवाज कट रही है। ट्यूबवेल सक्सेस है। केदार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा तो यही कहना है कि देखिए, विजन बहुत अच्छा होता है, बातचीतें बहुत अच्छी होती है। सरकार के हिस्से में मैं रहा हूँ, देखा हूँ। सवाल यह है कि प्लानिंग के साथ में हमारा कमिटमेंट होना चाहिए, हमारा जो रोड मैप है बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, और जो हमारी अंतरात्मा है वो बिल्कुल साफ सुथरी होना चाहिए। हर चीज बहुत अच्छी होती है। इस प्रोजेक्ट से हमको उम्मीद है और विश्वास करूंगा कि इसको हम अच्छे से करेंगे। रमेश सिंह जी, आपसे संपर्क हो गया दोबारा। आपकी बात थी अधूरी रह गई, वो ट्यूबवेल के बारे में कुछ कह रहे थे आप। मेरे क्षेत्र में कुछ खेतों में सोलर पैनल से ट्यूबवेल चलती है और वो 100% सक्सेस है। चलिए, ये अच्छी खबर, ये भी अच्छी खबर है कि सोलर पैनल से ट्यूबवेल चल रहा है और वो सक्सेसफुल है। यही एक बात आपकी है जो पूरे दर्शकों को बताएगी कि वो अपने यहाँ ट्यूबवेल पर सोलर पैनल लगाए ताकि ट्यूबवेल चला सकते हैं। रमेश जी, आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर। निश्चित रूप से जो मैंने पहले भी कहा कि जो स्थानीय स्तर के सोलर और सौर ऊर्जा, उस पर हमको जोर दिया जाना चाहिए। और जो विवेक जी ने कहा है, समाज को ऊर्जा की बचत की तरफ भी जाए कि बिजली का कम से कम उत्पादन करें। अगर फालतू है तो लाइट को क्यों जलाना? अगर हम बिना बिजली के काम चला सकते हैं तो उसको बिना बिजली के हमको काम चलाना तो इसकी बिजली की बचत की तरफ भी हमको जाना चाहिए। शर्मा जी, इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा। सबसे ज्यादा बिजली की अगर बर्बादी होती है तो सरकारी दफ्तरों में होती है। सरकारी दफ्तर में जो आदमी काम करता है, सुबह जब वो ऑफिस आता है लाइट तो खोलता है, लेकिन जाते समय वो लाइट बंद नहीं करता। वही सरकारी आदमी जो अपने घर से निकलता है तो सारे खटके बंद करके निकलता है, सारे स्विच ऑफ करता है। तो सबसे पहली बात कि ये सरकार के दफ्तर में जो कल्चर है, जो वर्किंग कल्चर है, वहां भी एहतियात बरतने की जरूरत है कि रात में लाइट ना खोलें, बेवजह पंखे और एसी ना चलें, कूलर ना चले, क्योंकि वहां से मैसेज कम्युनिकेट होता है, वो संदेश जनता तक जाता है। कमल राठी जी, इस बात की बहुत दरकार है कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। हम बचपन से विद्युत विभाग के इस नारे को सुनते आ रहे हैं कि बिजली की बचत ही उसका उत्पादन है। आपकी राय, जो विवेक जी ने कहा है कि सोलर तो ठीक है, आप इसके इस्तेमाल करें, लेकिन इसके ऑडिट करने की जरूरत है, बिजली की बचत की जरूरत है, क्योंकि वही उत्पादन है। बहुत संक्षेप में टिप्पणी। बिल्कुल। और एक भूमि विकास नियम जो भवनों पे लागू होता है, उसका नए स्वरूप में उसे लाया जा रहा है। तो मुझे लगता है उसमें ग्रीन बिल्डिंग और कमर्शियल बिल्डिंगों में कम से कम कुछ मेगावाट या कुछ परसेंटेज सोलार एनर्जी को कंपलसरी उसी नियम में अगर डाल देते हैं तो उसका एक फायदा मिलेगा। दूसरा, एक सरकार से निवेदन है, जहां तक मेरी जानकारी है कि जो घरेलू उस पर हम पैनल लगाना चाहते हैं, सोलार पैनल, तो उस पर बैंक फाइनेंस की सुविधा शायद अभी उपलब्ध नहीं है। तो अगर वो भी सरकार कहीं योजना के तहत प्रोत्साहित करती है तो बहुत सारे घरों में, क्योंकि 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अगर वो कुछ किस्तों में हो जाए और बैंक से फाइनेंस हो जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोत्साहित होकर, या कॉलोनीज में जो ग्रुप हाउसिंग है तो उनकी कॉमन लाइटिंग के लिए वो अपनी छतों पे इसको उपयोग जरूर करेंगे। बिल्कुल, कॉलोनी में कॉमन लाइटिंग जो होती है, स्ट्रीट लाइट होती है, उस पर भी इसका चलन बढ़ गया है और मुझे लगता है कि इस पर 100% काम करने की जरूरत है। चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो या ग्राम पंचायत हो, वहां जो गांव में स्ट्रीट लाइट होती है
वो सोलर से जोड़ने की जरूरत है, सौर ऊर्जा से जोड़ने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रोशनी के नए जादूगर के रूप में उभर रहे हैं। ये भी एक किस्म की जादूगरी है कि पहले रीवा में एक सबसे बड़ा प्लांट लगा था सौर ऊर्जा का, अब ये फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्लांट है जो मध्य प्रदेश में लग रहा है, वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्लांट है। तो हम कह सकते हैं कि रोशनी की ये जादूगरी बरकरार रहे, आगे बढ़ती रहे और मध्य प्रदेश को अंधेरे से मुक्त कराते रहें। आखिरी में मैं सिर्फ यही बोलूंगा जो विवेक जी ने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है, इसलिए बिजली जरूर बचाते रहें। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए i24।